दोस्तों, रात के करीब 12 बजे का वक्त था। हर कंपनी की तरह उस कंपनी में भी नाइट शिफ्ट में काम की जा रही थी। अचानक उस जो कंपनी के जो वर्कर हैं उनकी आंख में जलन होना शुरू हो जाता है, उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है और अगले 2 घंटे में जिस शहर में यह फैक्ट्री था उस शहर के लोगों को आंख में जलन होनी शुरू हो जाती है, उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है और हजारों की संख्या में लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। और ये डिजास्टर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में उभरती है। जी हाँ दोस्तों, मैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी क्या थी, ये कैसे हुई और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये बात है वर्ष 1969 की। भोपाल में यूनियन कार्बाइड की ब्रांच खोली जाती है। अब यूनियन कार्बाइड क्या है? ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि एलईडी बैटरी वगैरह जो होती है उसको बनाया जाता है। तो यूनियन कार्बाइड की एक ब्रांच भोपाल में भी खोला जाता है और जो भोपाल में ब्रांच खुलती है उसमें स्पेशल टाइप की इंसेक्टिसाइड बनाने की शुरुआत की जाती है। उस इंसेक्टिसाइड का नाम था सेवन। दोस्तों, सेवन को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की केमिकल भी यूज होता है। उस केमिकल का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर हम मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करें तो एक बहुत ही डेंजरस और जहरीला केमिकल है। दोस्तों, पहले सेवन को बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को बाहर से मंगाया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उस कंपनी के जो मैनेजमेंट था उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम मिथाइल आइसोसाइनाइड की प्रोडक्शन यहीं पे करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड की प्रोडक्शन अगर आप करते हो तो आप उसको कहीं भी किसी भी कंटेनर में नहीं रख सकते हो। उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप की कंटेनर की जरूरत पड़ती है। अगर हम भोपाल वाली ब्रांच की बात करें तो वहां पे भी मिथाइल आइसोसाइनाइड की प्रोडक्शन शुरू होती है और 3 कंटेनर बनाया जाता है, कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी। तीनों कंटेनर में जो 2 कंटेनर होते हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के रखने की रखी जाती है और जो कंटेनर सी थी उसको खाली छोड़ा जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी के वक्त में वो कंटेनर यूज करने की बात की जाती है। दोस्तों, जब भी हम कोई डेंजरस केमिकल प्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसकी जो क्या स्टैंडर्ड जो सेफ्टी मेजर्स होती है ये हमें ध्यान में रखा जाता है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड के कंडीशन में ये होता है कि जो 3 कंटेनर होती है, 2 कंटेनर में मिथाइल तो भरा रहता है लेकिन एक खाली रहता है और वो भी जो 2 कंटेनर जो भरी रहती है वो पूरी फुल भरी नहीं रहती है, कुछ परसेंट वो खाली रहती है। अगर हम बात करें तो 60 to 70% उस कंटेनर में मिथाइल आइसोसाइनाइड रहता है, बाकी नाइट्रोजन रहता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के रखने में वो मदद करे। लेकिन दोस्तों, कंपनी पैसे बचाने के चक्कर में या फिर प्रोडक्शन को ज्यादा स्टोर करने के चक्कर में जो कंटेनर ए और जो कंटेनर बी था इसमें उसके लिमिट से ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड को भर दिया गया था और जो कंटेनर सी था वो खाली रहना चाहिए था, उसको इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन में यूज करना था, उसमें भी वो भर दिया गया था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। दोस्तों, अब हम आते हैं त्रासदी के दिन था 3 दिसंबर 1984। हर रात की तरह उस रात भी नाइट शिफ्ट चालू थी। शिफ्टें चेंज हो रही थी, पुराने वर्कर्स घर जा रहे थे, नए वर्कर्स घर से आ रहे थे। बात थी करीब 12 बजे। जो पुराने वर्कर्स थे वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाले थे और नए वर्कर आने वाले थे। जाने से पहले जो पुराने वर्कर हैं उनका कुछ काम था। उनका ये काम था कि जो वो कंटेनर थी उसकी पाइप की क्लियरिटी चेक करनी थी। तो वर्कर जाते हैं और उस कंटेनर के पाइप की क्लियरिटी चेक करना शुरू करते हैं। क्लियरिटी कैसे चेक की जाती थी? पाइप को एक तरफ से पानी डाला जाता था पाइप में, दूसरी तरफ से अगर पानी पाइप से बाहर निकल रही है तो आप ये समझ लो कि वो पाइप क्लियर है, वो सही पाइप। उस दिन वो वर्कर पानी डालते हैं तो दूसरी तरफ से वो पानी बाहर निकलती नहीं। तो ये देखकर वर्कर अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर, मैं पानी डाल रहा हूं लेकिन वो पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकल रहा है। तो वो कंप्लेन करते हैं। सुपरवाइजर का कहना था कि ठीक है, जो सुनो, तुम वो पानी को चालू करके और उसके बाद तुम चले जाओ, जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो आएंगे वो पानी को बंद कर देंगे। अब वो पानी को चालू करके वो चला जाता है। उसके बाद ये पानी
चलता रहता है। चूंकि पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकल रहा था तो पानी वहां पे भरना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि पानी कंटेनर में चला जाता है। पानी जैसे ही कंटेनर में जाता है कंटेनर की प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाती है और चूंकि ऑलरेडी वो एक्सेस फुल था, जो एक नॉर्मल लेवल से ऑलरेडी वो ज्यादा था, ऑलरेडी वो फुल था, इसके वजह से पानी भरने की वजह से उसमें प्रेशर और बढ़ना शुरू हो जाती है और प्रेशर बढ़ते रहता है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के लोग आते हैं। सेकंड शिफ्ट के लोग आते हैं, वो आते के साथ ही उनको ये फील होता है कि उनका आंख में जलन शुरू हो जाता है और जो माहौल थी, जो इन्वायरमेंट था, उसमें स्मेल चेंजेस उनको फील होता है। वो चेक करते हैं कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, तो वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि एक जगह लीकेज है और वो अपने सुपरवाइजर को कंप्लेन करने जाते हैं कि सर कंटेनर नंबर 20 में लीकेज है। क्योंकि उस वक्त टी ब्रेक का टाइम था तो सुपरवाइजर कहा कि आप सबसे पहले पानी बंद कर दो, उसके बाद हम लोग टी ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद जाकर उसको ठीक करते हैं। चूंकि प्रेशर भरा हुआ था, चूंकि मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत ज्यादा था, चूंकि उसमें पानी भी भर गया था और उधर वो उनका टी नाश्ता चल रहा था, तो ये जो लीकेज थी वो ज्यादा होना शुरू हो गई। और आप देखोगे कि हर कंपनी के आप देखोगे कि हर कंपनी में एक बहुत बड़ी एक पाइप लगी रहती है। आप कंपनी को दूर से देखोगे तो एक बहुत बड़ी पाइप ऊपर की ओर निकली रहती है। उस पाइप का काम है कि जो डेंजरस जो गैसेस होती हैं उसको हवा में ऊंची हवा में छोड़ने का। अब इधर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और ये फिर इसमें लीकेज ज्यादा हो जाती है और लीकेज ज्यादा होने की वजह से, और दोस्तों मैं बता दूं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड अगर ऐसे है तो बहुत ज्यादा डेंजरस तो होता ही है, लेकिन अगर वो पानी और हवा के साथ मिल जाता तो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो उसके बाद लीकेज ज्यादा होने की वजह से वो पाइप की जो डेंजरस जो एयर निकालने की पाइप के थ्रू वो अंदर आता है और उस पाइप के थ्रू हवा में मिल जाता है और अगले 2 घंटे में वो पूरे शहर में फैल जाता है। लोग खांसने लगते हैं, लोगों की आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है और एक डरावना सा एक खौफनाक सा मंजर फैल जाता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करें क्या, कहां जाएं, किधर भागें, और लोग खांसते खांसते अपनी दम तोड़ देते हैं। कुछ लोग भागते भागते दम तोड़ देते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, चूंकि डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि एक्चुअली है क्या, तो कुछ लोग हॉस्पिटल में जाकर अपना दम तोड़ देते हैं। सुबह होते होते सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। सड़क पे लोगों की लाश, जानवरों की लाश पड़ी रहती है। देखने में एक डरावना सा मंजर हमें दिखता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में अनाउंस कर दिया जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेवार कौन है। तो दोस्तों आपको पता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत ही जहरीला केमिकल होता है और अगर आप कोई जहरीले केमिकल की प्रोडक्शन करते हैं तो आपको सारी जो प्रोटोकॉल्स होती है, सेफ्टी गाइडलाइंस और इवैक्यूएशन प्लान के साथ ही आपको इसका प्रोडक्शन किया जाता है। सरकार का कहना था कि अगर आप मिथाइल आइसोसाइनेट की प्रोडक्शन करते हैं तो सारी सेफ्टी और सारी इवैक्यूएशन प्लान होनी चाहिए। सेफ्टी जो इंटरनल सेफ्टी होती है, जो कंटेनर की सेफ्टी होती है, जो पाइप की सेफ्टी होती है और भी और अदर टाइप की जो सेफ्टी होती है। और इवैक्यूएशन प्लान का मतलब ये है कि जिस एरिया में ये फैक्ट्री है, अगर उस एरिया में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होता है तो उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको ये पता होनी चाहिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है, ये कितना खतरनाक है और अगर इसकी रिसाव होती है तो इससे बचा कैसे जा सकता है, हम कहां भागे, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इससे क्या एक्शन ले सकते हैं और उससे कैसे बचने की प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों कुछ रिपोर्ट का यह भी मानना है कि ये सारी चीजें लोगों को नहीं बतलाई गई थी। दोस्तों धीरे धीरे नई इंसेक्टिसाइड कंपनियां आ जाने की वजह से जो यूनियन कार्बाइड के प्रॉफिट में गिरावट आने लगी और अपनी प्रॉफिट को बचाने के लिए उन्होंने अनक्वालिफाइड वर्कर रखना शुरू कर दिया और सेफ्टी मेजर्स के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। अगर कोई सामान खराब होती थी तो उसे रिपेयर करवा दिया जाता था, उसे रिप्लेस नहीं करवाया जाता था। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि इतने घटिया और इतने खतरनाक तरीके से कोई कंपनी चलाई जा रही है, क्या किसी को पता नहीं था? तो नहीं दोस्तों, समय समय पे इस कंपनी के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन
उन सभी की आवाज दबा दी जाती थी। उस वक्त एक जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी, उनको पता चलता है कि यहाँ पे घटिया तरीके से काम की जा रही है, तो उस कंपनी के अंदर बाहर की इंफॉर्मेशन वो निकालना शुरू कर देते हैं और वो उस कंपनी के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट में लिखा रहता है कि ना समझोगे तो मिट ही जाओगे। और उस रिपोर्ट का नाम था बचाइए हुजूर। इस रिपोर्ट में वो इस कंपनी के घटिया काम के बारे में और फ्यूचर में इस कंपनी की गलतियां की वजह से कितनी बड़ी डिजास्टर आ सकती है, इसके बारे में उन्होंने बतलाया था। और इस रिपोर्ट के बारे में वो उस वक्त के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को भी वो उन्होंने ये बतलाया था। तो दोस्तों, इसी बात से आप पता लगा सकते हो इतनी बड़ी डिजास्टर का कौन जिम्मेवार है। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी डिजास्टर के बाद भारत सरकार ने क्या कदम उठाया। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जो यूनियन कार्बाइड है उस कंपनी के ऊपर केस कर दिया। पलटकर यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया। यूनियन कार्बाइड का कहना था कि ये जो इतनी बड़ी डिजास्टर हुई है इसका रिस्पॉन्सिबल भारत सरकार है और वहां पे काम करने वाले वर्कर है। भारत सरकार क्यों है? उनका कहना है कि भारत सरकार जो सेफ्टी डिजाइन होती है उसमें चेंजेस करने की हमें परमिशन नहीं दी। और उन्होंने वर्कर पे ये इल्जाम लगाया कि उनकी गलत प्रैक्टिस की वजह से, गलत काम करने के तरीके की वजह से इतनी बड़ी डिजास्टर आई। दोस्तों, फाइनली 1989 में जो यूनियन कार्बाइड है वो ये डिसीजन लेता है कि वो भारत सरकार को 800 करोड़ रुपया, लगभग 800 करोड़ रुपया एक फाइन के रूप में वो देगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को ये कबूल नहीं था। उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और ये जो केस बंद हो चुकी थी इस फाइन के साथ, वो फिर से ओपन होती है और इस बार ये क्रिमिनल केस की तरह देखा जाता है। और उस वक्त के जो यूनियन कार्बाइड के जो चेयरमैन थे वॉरेन एंडरसन, उसके ऊपर क्रिमिनल केस लगाया जाता है और जो वहां पे काम कर रहे थे वर्कर, उनके ऊपर भी ये केस लगाई जाती है। उसका रिजल्ट आता है कि जो वर्कर हैं उनको कुछ फाइन देकर उसको छोड़ दिया जाता है, वर्कर से कुछ फाइन ली जाती है और जो वॉरेन एंडरसन थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपको क्या कहना है, प्लीज कमेंट में लिखकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।